अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। बिलाखिर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए। लग नहीं रहा था कि वो इलेक्शन जीत पाएंगे, इसलिए कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट चूँकि ट्रंप को पसंद नहीं करती, तो ख्याल यही था कि मुमकिन है वो इनको जीत के करीब नहीं आने देंगे। लेकिन एक बात तयशुदा है कि आवाम का अगर इरादा हो तो आवाम से बड़ी ताकत कोई नहीं होती, और फिर आवाम ने जिस तादाद में डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाले हैं वही उसकी जीत का सबब बना है। डेमोक्रेट्स की हार या कमला हारिस की हार जो है, उसका इतना दुख तो डेमोक्रेट्स को अमेरिका में नहीं हुआ जितना पाकिस्तान के डेमोक्रेट्स को हुआ है। यानी पाकिस्तान में बसने वाले वो डेमोक्रेट्स जो अमेरिका को बहुत पसंद करते हैं और उनकी आशीर्वाद से ही हुक्मरानी में आते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ हुई है डोनाल्ड ट्रंप की जीत की। सहाफ़त में वो जो दलाल सहाफ़त है उसके तो क्या कहने। बेहतर ये होता, कमला हारिस से असल में बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला हारिस को चाहिए था कि वो जो एक अदद सौगात उसने पाकिस्तान में तैनात करवाई थी उस हुकूमत ने, यानी मैं जो बाइडन हुकूमत की बात कर रहा हूँ, उसने जो तैनात करवाई थी वो हस्ती, वो शख्सियत, वो सौगात गालिबन मुबैना तौर पर जिसका नाम मोहसिन नकवी है, बेहतर होता कि उसकी बेपनाह काबिलियत से फ़ायदा उठाते हुए उससे इस्तेफादा करते और उसको वापस अपने देश में ले जाते। वो कमला हारिस को इलेक्शन जितवा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान में उसको इसी मकसद के लिए भेजा गया था। कमला हारिस को चाहिए था राजा सुल्तान सिकंदर या सिकंदर सुल्तान राजा, पता नहीं किधर से नाम शुरू होता है और कहाँ से ख़त्म होता है, इसको ले जाती। यही बंदा काफ़ी था। काजी फायज ईसा को ले जाते और दो तीन नसूर लीग के ख्वाजा आसफ को ले जाते, राना सनाउल्लाह को ले जाते। बस ये दो चार लोग काफ़ी होते। हाँ, एक चीज़ कमला हारिस को नहीं भूलनी चाहिए थी कि अपना परसेप्शन बनाने के लिए, अपनी कंपेन के लिए, उसको जो भरोसा उसने अपने मीडिया पर करके गलती की, उससे कहीं बेहतर था कि वो पाकिस्तानी मीडिया के लोगों को वहाँ बुला लेती। हसन अयूब को ले जाते, आसमा शराजी को ले जाते, अबसार आलम को ले जाते, कामरान शाहिद को ले जाते, गलीज़ा फारूकी को ले जाते। ये वो लोग थे जो इनके काम के लोग थे। इनको कंपेन ही नहीं करनी आई। कितने नालायक लोग हैं ये सारे के सारे अमेरिकन मीडिया वाले। हैरत नहीं है वैसे कि यानी इतने इतने बड़े चैनल, न्यूयॉर्क टाइम हो गया, या मतलब अखबारात को देख लीजिए, फॉक्स न्यूज़ हो गया, यूके से बीबीसी हो गया, यानी क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। लेकिन बात फिर वही है, मैंने अभी जुमला दोहराया आपको कि आवाम की अगर मंशा शामिल ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा पाकिस्तान में भी वो लोग जो धमाले डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर, उनको भी थोड़े से होश के नाखून लेना होंगे, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना है, पाकिस्तान का सदर नहीं बना। और अमेरिकन में एक ही बात की खूबी है कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है। सबसे पहले वो अपने मुल्क के मुफादात को देखते हैं। देखिए, दुनिया में इस वक्त जितनी सियासत चल रही है उसमें से हमदर्दी का लफ्ज़ निकल चुका है। अब लोग सिर्फ अपने ममालिक के फ़ायदे की बात करते हैं। अभी आप देख लीजिए ना, या आपने 8-10 दिन पहले आपने वो खबर देखी थी अल जज़ीरा की कि तुर्क बशिंदे इसराइल की फ़ौज में भर्ती हैं 10,000 के करीब, जिनमें से 4,000 वो थे जो गज़ला पर हमला आवर थे, यानी 4,000 तुर्क लोग। और फिर तुर्की की जो ट्रेड है इसराइल के साथ वो $5 बिलियन के करीब है। यानी एक मुसलमान मुल्क जो तैयब उर्दगान की अगर आप बातें सुने, उसकी बढ़ सुने उसकी बातें, कि वो लगता है कि इस्लाम का वहाद एक ऐसा किला है जहाँ पर इस्लाम को कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अंदर से इनके करतूत देखिए कि 10,000 तुर्क बशिंदा इसराइली फ़ौज में भर्ती है, जिसमें से 4,000 वो था जिसने गज़ा पर हमला में हिस्सा लिया। चलिए, बात सिर्फ मुफादात की है। अपने मुफाद के लिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में अगर किसी को रिलीफ देंगे तो अपने मुफाद के लिए देंगे। इमरान खान साहब ने अभी एक बात क्लियर की है कि मुझे आज़ादी अमेरिका से नहीं चाहिए, मुझे अपने मुल्क से आज़ादी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इमरान खान पर ऐसा कोई एलिगेशन है ही नहीं जिसके लिए कि उनको इतना अरसा तक जेल में रखा जा सके। बात सिर्फ इतनी है कि माफिया चूंकि बहुत ज़्यादा पनप गया पाकिस्तान में, माफिया बहुत मुंह जोर हो गया। आप यहीं से देखिए कि मरियम ने हर वक्त इमरान खान का हेलीकॉप्टर अपने मुंह में ले रखा होता था, याद है ना आपको। वो हर वक्त कहती थी कि इमरान खान हेलीकॉप्टर पर जाता है, हेलीकॉप्टर पर आता है। और अब एयरफोर्स का पूरा सालम जेट लेके चली गई, निकल गई। मैं सिर्फ, मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि एयरफोर्स के जेट पर मरियम सीधा लाहौर से जिनेवा उतरी, और क्या इस जेट को उड़ने से पहले इस जेट की तलाशी हुई कि इस जेट में असल में मरियम की तरफ से जा क्या रहा है? वो कौन से ऐसे बॉक्सेस होंगे जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होगी?
वो कौन सा पैसा होगा, कौन से हीरे जवाहरात होंगे, या मान लिया चले कुछ भी नहीं होगा, तो फिर लाहौर से जिनेवा सीधा जाने का मतलब क्या है? वो वाया लंदन भी जा सकता था। मेरे कुछ दोस्तों को मैं सुन रहा हूं जो ये कहना चाह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में तो कोई सर्जरी होती नहीं। नहीं मेरे भाई, मुमकिन है कुछ दोस्तों तक ये इतला ना हो, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में दुनिया की महंगी तरीन सर्जरी होती है, और हॉलीवुड की बहुत सी अदाकाराएं वहां से अपनी सर्जरी करा चुकी हैं। जिनेवा में ही आपको याद होगा कि पहले भी मरियम आई थी कुछ अर्सा पहले, जब उनके वालिद गिरामी जनाब ये गद्दार पाकिस्तान नवाज शरीफ साथ थे, और अब भी नवाज शरीफ साथ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बात दोनों जानिब होगी, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या पैसे को ठिकाना लगाने के हवाले से, और दूसरा ये कि चूंकि महंगी तरीन सर्जरी होती है और सस्ता काम तो मरियम करती ही नहीं। आपने कभी उनके जूते देखे होंगे, 3 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक का तो वो जूता पहनती हैं, और 8 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का वो पर्स इस्तेमाल करती हैं। दुनिया का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसका वो सूट नहीं पहनती, कोई ऐसी ब्रांड नहीं है जिसकी वो घड़ी नहीं पहनती। तो सस्ता काम तो हम करते ही नहीं। आपको नवाज शरीफ की वो घड़ी भी याद होगी, जो दुनिया में 8 से 10 लोग थे जिनके पास सिर्फ वो घड़ी थी। तो भैया हम लोग सस्ता काम नहीं करते, हम पैसे वाले लोग हैं। ये गरीब आवाम को लूट के जितना अंबार लगाया हमने पैसों का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लिहाजा सर्जरी हम जिनेवा से ही कराएंगे। बहुत अच्छे सर्जन है वहां पे जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। मरियम नवाज ने चेहरा तो अपना खिंचा लिया जो भी करना था। अब गर्दन पे उम्र की रसीदा, और चूंकि उम्र रसीदा खातून है, अब गर्दन पे जो झुर्रियां नजर आ रही हैं, जो लाइनें नजर आ रही हैं, अब उसको खत्म कराने के लिए बार बार वो कहती है मुझे गले की सर्जरी करानी है, मुझे गले की सर्जरी करानी है। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में कहा था कि उन्होंने कभी भी ये बावर नहीं कराया कि गले के अंदर की सर्जरी करानी है या बाहर की करानी है। अब जब ये वापस आएंगी तो फिर आप इनका गला चेक कर लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। चलिए यहां तक दफा कीजिए। गलीजा फारूकी का मैं अभी एक क्लिप देख रहा था, मैं हैरान भी हो रहा था और मेरी हंसी भी बंद नहीं हो रही थी, इसलिए कि गलीजा फारूकी साबित करना चाह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जरूर गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं, लेकिन उनका सदर बनना गलीजा फारूकी के नज़दीक बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए वो कह रही है कि उन पर अभी तक केसेस हैं, को 50-60 के करीब ट्रंप पर भी केसेस हैं। आप जानते हैं कि वहाँ की मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने वही हाल किया है जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में तो ये माफिया है जो इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ है। अब ट्रंप के पीछे कौन है वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गरीदा के मुताबिक इम्पीचमेंट भी हो सकती है ट्रंप की, और हाँ चूंकि जनवरी में उन्होंने अभी ओथ लेना है, और उसमें वो कहती हैं कि बहुत लंबा वक्त है और इस दौरान कुछ भी हो सकता है, वो नाअहल भी हो सकते हैं, ये गरीदा फारूकी कह रही हैं। और फिर वो वहाँ के कानून पढ़ पढ़ के सुना रही थी कि वहाँ ये भी हो सकता है, वहाँ ये भी हो सकता है। हाँ वो न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो चूंकि डेमोक्रेट है, लिहाजा वो तो माफ़ी देगा नहीं, वहाँ वो ख़त्म कर सकता है केस, लेकिन चूंकि वो डेमोक्रेट है वो क्यों माफ़ करेगा। और वो जज जो है उसने फैसला रोक रखा है। यानी इस औरत के अंदर की गलाजत की इंतहा देखिए कि वो वहाँ के जज को भी काजी फायज ईसा समझ रही है। वो समझ रही है कि वो काजी फायज ईसा जैसा घटिया तरीन और कमीना और बेगैरत जज है जो पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता है और बाहर जाके फिर लोगों से जूते खाता है और गालियां खाता है। वो अमेरिकन जज हैं, वो अपने कानून के मुताबिक काम करते हैं। अगर ऐसी बात होती तो आज ट्रंप कभी इलेक्शन भी नहीं लड़ पाता। ये वहां की कोर्ट ने उसको इजाजत दी है इलेक्शन लड़ने के लिए। और गरीदा ये भी बावर करा रही है कि वहां के कानून के मुताबिक कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, वो जेल से बैठ के भी अपनी हुकूमत चला सकता है, लेकिन फिर उनको अहम डॉक्यूमेंट, अहम दस्तावेजात वहां नहीं दी जा सकेंगी, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और ट्रंप की अपनी इम्पीचमेंट हो जाएगी। ट्रंप, मुझे नहीं लगता कि वो, यार ये गरीदा फारूकी जैसे लोग, ये अब मुझे नहीं पता। गरीदा फारूकी को मैंने बार बार इस बात पर पुकारा है, आवाज़ दी है कि गरीदा फारूकी उस लेडी एंकर का नाम बताओ पिछले दिनों जिसकी गाड़ी से 12 बोतलें शराब की बरामद हुई हैं। वो कौन सी लेडी एंकर है जो शराब का धंधा भी करती है और सहाफत भी करती है। लेकिन इस हवाले से गरीदा फारूकी की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लिहाजा गरीदा फारूकी के मुताबिक ट्रंप सदर नहीं बनने जा रहा। भाई आप ज़्यादा खुश ना हो। इमरान खान के हवाले से ट्रंप जो फैसला करेंगे, पहली बात तो ये कि हमारे लिए ये बायसे शर्म बात है, ये बायसे नदामत बात है कि हम दूसरे ममालिक पर इस बात की नज़र रखें कि वो इमरान खान के लिए बात करेंगे, वो इमरान खान को छुड़वाएंगे। गो के अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराई, इसी डेमोक्रेट ने, इसी जो बाइडन ने, इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग मुदाखलत करते हैं। लेकिन अब अगर ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए बात करेगा तो क्या ये मुदाखलत नहीं होगी पाकिस्तान के लिए? अब मुसीबत ये है कि जब आप एक जानब का फल खा सकते हैं तो फिर दूसरी जानब का फल क्यों नहीं खा सकते। बात तो ये है
کہ یعنی وہ آپ کے لیے حلال ہے اور یہ آپ کے لیے حرام ہے. یہ وہ کیا ہے, وہ ہمارا کتا کتا ہے, تمہارا کتا ٹامی ہے, بات صرف اتنی ہے. لہذا غریدہ فاروقی جیسی عورتیں صرف فتنہ کرنے کے لیے اور اس طرح کے اسکرپٹ جو ان کو دیے جاتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں. ان کا صحافت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. باقی مریم صفدر اوان جا چکی ہیں جنیوا, واپس آتی ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اگلی خبریں کیا آتی ہیں. نواز شریف بھاگ گئے ایک دفعہ, پھر چوتھی مرتبہ وہ بھی بھاگ چکے ہیں. مجھے نہیں لگتا اب یہ واپس آئیں گے. ہاں واپس آ سکتے ہیں, ممکن ہے تابوت میں آ جائیں, کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن اس سے پہلے آنے کے چانسز لگ نہیں رہے کیونکہ پاکستان کا سینیریو چینج ہو گیا اور سلمان شہباز بھی نکل گیا. سلمان شہباز نواز شریف کا یا شہباز شریف کا وہ بیٹا ہے جو اس خاندان کی کرپشن کا سرخیل ہے. سارے پلان وہی بناتا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے نام پر وہ سولر پینلز کی بھی سمگلنگ کا, اور وہ جو بھی تھا سمگلنگ کہہ لیں اس کو, میں تو اس کو سمگلنگ ہی کہوں گا, اس لیے کہ جب آپ اس کو ٹیکس فری کراتے ہیں اور پھر آپ اس کی لاٹ منگواتے ہیں تو یہ ایک طرح سے سمگلنگ میں ہی آتا ہے, آپ اس کا ٹیکس نہیں دیتے. یعنی ایک طرف پیٹرول مہنگا ترین کر کے اور پھر سولر کا ٹیکس ہٹا کے سولر پینل منگوا لیے, اس کے پیچھے بھی سلمان شہباز کا نام آتا تھا. یہ پورے کا پورا ٹبر, یہ پورے کا پورا خاندان یہ کرپشن میں ہی اسپیشلٹی رکھتا ہے, باقی تو ان کو اور کچھ آتا نہیں ہے. اور وہ دوسرے صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری, وہ سنا ہے کوئی پیر ویر توڑوا بیٹھے ہوئے ہیں, اب پتہ نہیں ٹوٹا ہے یا خالی ڈرامہ ہے. بلاول بھی جا چکے ہیں امریکہ میں اور زرداری دبئی میں, ان کا علاج ہو رہا ہے. ان کا علاج بھی پاکستان میں نہیں ہو سکتا. پورے پنجاب میں بورڈ لگے ہوئے ہیں, وہ اتنے اتنے بڑے بورڈ پر یہ منحوس شکلیں آویزہ کی گئی ہیں جس میں نواز شریف کی شکل بھی ہے اور مریم صفدر اوان کی بھی ہے. صحت مند پنجاب, اور اپنا علاج چھوٹی سی سرجری. وہ چھوٹی سی سرجری کیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے, وہ تو اب رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا. اس چھوٹی سی سرجری کے لیے ہم جنیوا جا چکے ہیں, اور نواز شریف کا علاج لندن میں ہوتا ہے, زرداری کا دبئی میں ہوتا ہے. لعنت ہے ایسی حکومتوں پر, لعنت ہے ایسے سیاستدانوں پر جو اپنے ملک میں اپنا ایک چھوٹا سا علاج نہیں کرا سکتے, اور آخر میں تف ہے ایسی عوام پر جو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی پھر ان لوگوں کے پیچھے نعرے لگاتی پھرتی ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, باقی باتیں اگلے ولاگ.